छह बार सुभान साहब यहाँ के विधायक बने। उन्होंने क्या काम करवाया बैसी में हमको बताओ। लोग ये तमाम राजद बीजेपी के और हर सियासी पार्टी का नेता बोलता है ओवैसी बाहरिया है। यकीनन मैं बाहरिया हूं, मैं हैदराबाद से आया हूं, मगर मुझे ये तो बताओ कि तुम छह मर्तबा के विधायक हो, तुमने बैसी में क्या किया? आप तो मंत्री थे ना सुभान साहब, अल्लाह ने आपको राहत पुनर्निवास का मंत्री बनाया था, राहत पुनर्निवास का मंत्री बनाया था। आपने क्या किया बताओ? मोदी और नीतीश कुमार, तुमने बैसी की जनता को धोखा क्यों दिया? आज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एक ताराबारी का ब्रिज का काम 10 साल से चल रहा है, मुकम्मल नहीं हुआ। बताओ मोदी, बताओ नीतीश कुमार, ये तुम्हारी सीमांचल से नफरत की निशानी नहीं तो क्या है? और बैसी, सुनिए आप थोड़ी देर के लिए मेरी बात को। और बैसी को नरेंद्र मोदी की सरकार ने एस्पिरेशनल ब्लॉक में इसका नाम लिखा। जो एस्पिरेशनल ब्लॉक भारत के होते हैं, जो सबसे पसमानदा होते हैं, उसमें लिखा, लिख तो लिया मगर 10 साल से ब्रिज नहीं बन पा रहा है। अगर यही ब्रिज नीतीश कुमार के नालंदा जिला में शुरू होता और नहीं काम मुकम्मल होता तो नीतीश कुमार कितने गवर्नमेंट के अहदेदारों को अब तक बरतरफ कर दिए होते। मगर सीमांचल की जनता को कश्ती में बैठकर उस नदी को पार करना पड़ता है। ये सीमांचल की जनता और बैसी की जनता को देखना है कि तुम्हारे जान की कीमत नहीं, नालंदा के रहने वाले इंसान को इंसान समझा जाता है, सीमांचल की सरजमीन पर बसने वालों को इंसान की नजर से नहीं देखा जाता। यही लड़ाई मंदलिस और ओवैसी है कि यहां पर इंसान बसते हैं, यहां पर इंसान बसते हैं। और आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हेलीकॉप्टर से मोदी भी उतरेगा, हेलीकॉप्टर से नीतीश भी उतरेगा, हेलीकॉप्टर से तेजस्वी भी उतरेगा। कहां पर उतरेगा? बैसी में एक स्कूल में उतरेगा, मगर स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं है, स्कूल में क्लासरूम नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है। बड़े बड़े नेता अपना हेलीकॉप्टर उतारते हैं स्कूल की बिल्डिंग में, मगर स्कूल की बाउंड्री वॉल नहीं है। ये सीमांचल से तुम्हारी मोहब्बत है भाजपा और नीतीश कुमार और राजद के लोगों, बताओ हमको। सुभान साहब, आपने 6 मर्तबा यहाँ की जनता ने आपको विधायक मुंतखब किया, आपने क्या दिया? हाँ, आज दे रहे हैं, दौलत बांट रहे हैं, दौलत बहुत बांट रहे हैं। अब्दुल सुभान, ठीक है, कोई बात नहीं। जिस जनता का तुमने खून चूस कर दौलत कमाई, आज तुमको खर्च करना पड़ रहा है। खूब खर्चो सुभान साहब, जितना खर्च सकते खर्चा करो सुभान साहब। मगर 11 को अंदर जब पोलिंग बूथ में जाएगा हमारी बेटी, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारा बुजुर्ग, तो बटन दबेगा पतंग छाप पर ही सुभान साहब, इंशाअल्लाह ताला। और अगर कोई ले रहा है तो भाई लो, ख्वाजा का लंगर है, लूट के लेकर जाओ। आज आप दौलत निकालने पे मजबूर हो गए। मैं आपको बता रहा हूं, बैसी ब्लॉक इंशाअल्लाह गुलाम सरवर को कामयाब करिए। ये ताराबारी का ब्रिज का काम शुरू होगा और खत्म भी होगा। और अगर नहीं शुरू होगा तो सुन लो, पटना में बैठने वाले जालिमों, यहां पर चक्का जाम करने के लिए ओवैसी खुद आकर बैठेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या ये बात सच नहीं है? क्या ये बात सच नहीं है कि बैसी के नौजवान बच्चों को पंजाब और दिल्ली ले जाने के लिए रोड पर बसें खड़ी रहती हैं? रोड पर बसें खड़ी रहती हैं। और कब आती हैं बसें? रमजान की ईद के बाद और बकरीद के बाद। मुझे कहते हुए बड़ी तकलीफ होती है कि जो हमारा बच्चा रमजान के 30 दिन रोजे रहता है, उसको ये दिल्ली और पंजाब के लोग बंधुआ मजदूर की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको पैसे देते हैं एडवांस कि ये ले, रमजान गुजार ले और बस में बैठकर चल हमारे पास। बताओ फिर कौन सा काम बीजेपी और नीतीश कुमार और सुभान साहब ने किया?
वो नौजवान अपनी जवानी को बर्बाद करता है, लेबर के तौर पर काम करता है। वो क्या फन सीखता है? अगर बीमार पड़ गया तो वापिस आ जाता है, अगर काम खत्म हुआ तो वापिस आ जाता है। वो कोई ऐसा फन भी नहीं सीख सकता कि यहां पर आकर कुछ छोटा मोटा कारखाना खोल सके। मेरे भाई, ये हाल बैसी की जनता का यहां की बीजेपी, नीतीश कुमार और सुभान साहब ने करके रख दिया। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने बच्चों को हुनर सिखाएंगे, फन सिखाने का इंतजाम यहां पर करेंगे। स्किल डेवलपमेंट का सेंटर यहां पर खुलना चाहिए। आप गुलाम सरवर साहब को वोट दीजिए। और मैं आपको बता रहा हूं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहां पर ट्रैफिकिंग होती है। क्या हो रहा है यहां पर? कौन है ये लोग जो हमारे नौजवानों को तो बर्बाद कर रहे हैं, हमारे मासूम बच्चों से भी खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, जाकर पढ़ लो गूगल के ऊपर। उस केस का नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा कि बच्चों को ले जाकर उनके जिस्म से उनके गुर्दे निकाले जाते और दुनिया को बेचा जाता है। उन बच्चों के जिस्म से क्या क्या चीजें निकाली जाती हैं, ये बचपन बचाओ आंदोलन सुप्रीम कोर्ट का केस कहता है। बताओ बैसी की आवाम, सीमांचल की आवाम, क्या तुम इस चीज को बर्दाश्त करोगे कि तुम्हारे मासूम बच्चों को ले जाकर इनसे खिलवाड़ किया जाए? बताओ मेरी माँ और बहनों, अगर वो बच्चे तुम्हारे होते हैं, अगर बच्चा किसी माँ बाप के सामने गिर जाता है तो माँ के मुंह से निकलता है मेरी औलाद, और बैसी में इस तरह की हरकत की जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। गुंडा राज यहां पर चल रहा है। आप गुलाम सरवर को कामयाब करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे ये जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं इनको रोका जाए। आप जानते हैं कि महानंदा बेसिन का काम जब शुरू होगा तो नदी के अतराफ में जो घर हैं, खेत हैं, उसको नुकसान पहुंच सकता है। क्या सुभान साहब लड़ेंगे? क्या ये बीजेपी का उम्मीदवार लड़ेगा? ये तो बुलडोजर लगा के तोड़ देगा। सुभान साहब बोलेंगे बेटा मुझे क्या मालूम, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं इतना ज़ईफ हो चुका हूं। तो महानंदा बेसिन के काम को भी देखना है। गुलाम सरवर लड़कर आपसे इंसाफ करवा सकता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को याद रखिए। और आप जानते हैं कि जो रास्ता है कुतिया पंचायत और आराबंडी में, वहां पर नदी कटाव है। सुभान साहब आप मंत्री थे, राहत पुनर्निवास के, तो आपने क्या काम किया बताओ? आपने कोई काम नहीं किया। फिर अभी मुझे बताया गया कि सोता टोली से मथुरापुर जाने का रास्ता नहीं है, पुल अगर डालेंगे तो आधे किलोमीटर में तय हो जाएगा। पुल नहीं होने की बिना पर बैसी की जनता को 20 किलोमीटर का लंबा सफर काटना पड़ता है। अगर आप गुलाम सरवर को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला ये सोती टोला से मथुरा पुल का काम शुरू होगा। फिर मथुरापुर से चमन टोली, इतना बड़ा काम नहीं करवाए। बताओ रुकनुद्दीन साहब, आप तेजस्वी से जब कुछ बात करें तो ये तो पूछ लेते थे, मगर आपने वो भी नहीं किया। मगर इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ये जो मसाइल मैंने आपके सामने बैसी की आवाम के ताल्लुक से रखे, और फिर यहां पर बीमार हुए तो पूर्णिया सदर अस्पताल जाना पड़ता है। टीचर, डॉक्टर, गवर्नमेंट के अहदेदार अगर बैसी में आते तो बोलते यार ये तो बड़ा हमारे लिए सख्त जगह है, हमको यहां से जाना है। क्या ब्लॉक में रिश्वत आम नहीं हो चुकी है? क्या रिश्वत भ्रष्टाचार आम नहीं हुआ है? गुलाम सरवर साहब, आप भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे? आप वादा कर रहे हैं आप खून चूसने नहीं देंगे बैसा की जनता का? आप रोकेंगे इसको? बोलिए, रिश्वत रोकेंगे? बिल्कुल रोकेंगे सर, आपके नेतृत्व में बिल्कुल रोकेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये रिश्वत आम हो चुकी है। और किसी को पूछा गया उस ऑफिसर से, अरे बोले वो तो सबका हिस्सा है, उसमें किसका हिस्सा है? बोले
पूर्व विधायक का भी है, उनका भी है, हम सब मिलकर खाते हैं। हम हैदराबाद में कहावत है कि पूरे चोर मिलकर गांव बांट लिए। मेरे भाई, इसका खात्मा करना जरूरी है। और मैं आपको बता रहा हूं, फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, सैलाब आता है। क्या ये बात सच नहीं है कि बैसी विधानसभा में साल में कम से कम 2 से 3 महीना ये इलाका पानी में डूबा रहता है? बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए। जो आपके इलाके को साल में 2-3 महीने पानी में डुबोते देखकर कुछ नहीं करता, तो 11 तारीख के दिन उसको पानी में आपको डुबाना पड़ेगा अपने वोटों से। पतन छाप पर बटन दबाकर आपको कामयाब करना पड़ेगा। और मैं आपको सीमांचल की हकीकत बता रहा हूं। मैं सीमांचल में गाड़ी में सफर करता हूं और जहां कहीं नमाज का वक्त होता तो नमाज के लिए अब जाता हूं। मैं नमाज पढ़ के जब निकलता हूं तो 2 चीज देखता हूं। एक, हमारी मां और बहनें दूर से खड़े होकर देखती हैं। बच्चा 7 साल का होता, पुकार के बोलता पतंग छाप वाला है। हमारे बुजुर्ग से मिलता हूं, मगर एक चीज मेरी आंखें देखने तरस जाती थीं कि कहां यहां का नौजवान नजर नहीं आता। नौजवान चला जाता है, कभी पंजाब तो कभी दिल्ली तो कभी बंबई तो कभी हैदराबाद तो कभी अहमदाबाद तो कभी तमिलनाडु। मेरे भाई, कौन सी सरकार काम करना चाहती है? कोई नहीं। बड़े बड़े दावे करेंगे आकर, मोदी जी बताओ सीमांचल को आपने क्या जुल्म किया यहां पर नीतीश कुमार के साथ। और ऊपर से मोदी बोलता है घुसपैठिया सीमांचल में है। क्या घुसपैठिया बैसी में है? बताओ। क्या हम तमाम भारत के नागरिक नहीं है? क्या यहां पर कोई बांग्लादेशी, नेपाली है? एक है बांग्लादेशी, दिल्ली में मोदी की मुंह बोली बहन है, जो मोदी को भाई बोल दे, मोदी जी उसको बोलते हैं, सब भूल जाते हैं। एक बात, कॉलेज भी नहीं है हमारे बच्चे और बच्चों की तालीम को मुकम्मल करने के लिए। इंशाअल्लाह ताला उस डिग्री कॉलेज के क़याम के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि नरेंद्र मोदी ने और नीतीश कुमार ने एक ऐसा काला कानून बनाया है जिससे हमारी मस्जिदों को खतरा है, दरगाहों को, खानखाहों को, ईदगाह की जमीन को खतरा है। एक काला कानून बनाया जो भारत के संविधान के खिलाफ है। आपने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में अकेला मैं था, मैंने पूरे दलील के साथ संविधान के दलाइल देकर मैंने 128 पेज की रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट को उसमें शामिल करवाया कि ये तमाम वक्फ का कानून वक्फ को खत्म करके रख देगा। आप जानते हैं वक्फ का मालिक अल्लाह होता है, वक्फ का मालिक अल्लाह होता है, इंसान नहीं होता है। तो मोदी ने ऐसा कानून बनाया कि कल मस्जिदों को खत्म किया जाएगा, छीन लिया जाएगा, दरगाहों को छीन लिया जाएगा। और अगर कोई बीजेपी जेडीयू वाला बोलेगा ओवैसी गलत बोल रहा है, तो बोलो, मुकाम बताओ, वक्त बताओ, मेरे साथ बहस कर लो। तुम 5 मिनट मेरे सामने बैठ नहीं सकोगे। आपको 11 तारीख को इस काले कानून के खिलाफ वोट देना है। आप देंगे ना इंशाअल्लाह ताला। जो कानून वक्फ के खिलाफ, जिसका मालिक अल्लाह है, मोदी कह रहे हैं कि नहीं, मैं ऐसा कानून बना रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी बात हम आपसे कहना चाहते हैं, दूसरी बात आपसे कहना चाहते हैं कि बिहार में यहां पर क्या नाम है बीजेपी के उम्मीदवार का? विनोद यादव। हाँ, जनाब यादव साहब। अरे यादव साहब बोले हैं भाई, समझा करिए, बात बहुत दूर तक जाएगी। अरे ये तो सीमांचल की सरजमीन है, यहां पर हंसे तो लोग समझ जाते क्या इशारा है। जनाब यादव साहब, ये बताइए कि आप नीतीश कुमार के साथ, मोदी और नीतीश कुमार बैठकर चाय पी रहे हैं, तो फिर 2015 से 2023 तक 26,375 लोगों का बिहार में कत्ल हुआ है, मर्डर हुआ है। 8 साल में
8 साल में यानी हर साल 3,200 के करीब लोग मरते हैं बिहार में। मोदी जी, ये कौन सा प्रदेश आपने कैसा बना दिया यहां पर कि यहां पर हर साल 8 साल में हर साल 3,200 लोग का मर्डर होता है। मोदी जी, और सुनो राजद वाले तेजस्वी, इस बिहार प्रदेश में 2 जंगल राज हुए। एक लालू परिवार जब मुख्यमंत्री थे वो जंगल राज, और दूसरा जंगल राज जो चल रहा है नीतीश कुमार, तेजस्वी और मोदी के साथ। 26,375 लोग यानी हर साल 3,200 लोग मरते हैं, और मोदी जी आके बोलते हैं हम वो कर दिए, हम ये कर दिए। वो सुनिए, वो यूपी के बाबा आते हैं, बाओ ऐसा कर दिए। अमा यार, यहां पर तो 3,200 मर रहे हैं। क्या हो रहा है बिहार में, इसके बारे में कोई नहीं बोला जाता। और आखिरी बात सुनो तेजस्वी, तुम्हारे बगल में बैठकर मल्ला समाज का नेता बोलता है, मैं उसको शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने अपने समाज के इत्तेहाद पर भरोसा किया। उन्होंने कह दिया कि हम मल्ला समाज, अगर हमको सत्ता मिलती है तो उप मुख्यमंत्री हमारा होगा। 3% है मल्ला समाज, और बीजेपी ने भी टिकट दिया समाज के नाम पर, तेजस्वी ने टिकट दिया समाज के नाम पर, नीतीश कुमार ने टिकट दिया समाज के नाम पर। पूरी लिस्ट है मेरे पास, कितना समाज को कितना टिकट दिया। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो 17% अल्पसंख्यक समाज है, अगर 3.5% समाज का बेटा बोल रहा है कि अब की बार मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा, तो बताओ बैसी की जनता, क्या गुलाम सरवर बिहार का मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? बताओ, क्या गुलाम सरवर, अख्तर अली मान, तौसीफ आलम, सरवर आलम, ये सब क्या बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हो सकते? तो आपको एक पैगाम देना है 11 तारीख को, अगर 3.5% वाला समाज का बेटा उप मुख्यमंत्री हो सकता है, तो अब्दुल्ला का बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अब लड़ाई उप मुख्यमंत्री की नहीं, अब लड़ाई मुख्यमंत्री की होगी इंशाअल्लाह ताला। अब लड़ाई होगी कि सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का इंशाअल्लाह ताला। तुम मेरी बात को जज्बात में लाने के लिए नहीं समझना। अरे तुम अपने हौसलों को बुलंद करो, तुम ख्वाब देखना शुरू करो, और नेक नियति से 11 तारीख के दिन अपना एक कोट पतंग छाप पर लगाओ। अरे अल्लाह इज्जतों को इससे नवाजने वाला है, अल्लाह मुकाम देने वाला है। हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 17%, 14%, 3.5%, ये फैसला आपको 11 तारीख के दिन करना है। और अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मंजलिस को वोट देना इसलिए जरूरी है कि इससे अख्तर अली मान के हाथ मजबूत होंगे, हमारे अध्यक्ष के। मंजलिस को वोट देंगे तो सीमांचल से अंधेरा छटेगा, नाइंसाफी खत्म होगी। मंजलिस को वोट देंगे तो बैसी और सीमांचल में ये जो नदी कटाव का मामला है, ये जो पानी आकर 2-2, 3-3 महीने इस इलाके को रोक लेता है, ये काम शुरू होगा। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को भी वोट दीजिए, ताकि ये आपका दीवाना है और रहेगा। मैं जब तक जिंदा अल्लाह मुझे रखेगा, मेरी दीवानगी यही है कि भारत के अल्पसंख्यक समाज की एक सियासी क़यादत बने। मेरी दीवानगी यह है कि सीमांचल की जनता को इंसाफ मिले, यहाँ के नौजवानों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाए, यहाँ के बच्चों को स्कूल मिले, यहाँ की माँ और बहनों को अस्पताल मिले, यहाँ के किसानों को उनकी खरीदी का उनकी फसल का पूरा कीमत मिले, यहाँ पर नदी कटाव का काम शुरू हो जाए, नदी के एम्बैंकमेंट का काम। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख को वोट इसलिए भी देना है कि तेजस्वी ने आपको धोखा दिया, जिसको आपने बड़ी वोटों से कामयाब किया था। 11 तारीख को तेजस्वी को बताना है कि तुमने रुकनुद्दीन को तो ले लिया, मगर हमने असदुद्दीन को नहीं छोड़ा। तुमको बताना है
11 तारीख के दिन तुमने तो रुकनुद्दीन को क्या बोलकर ले लिया, मगर असदुद्दीन कभी किसी के सामने झुकने वाला है ना बिकने वाला है सिवाय अल्लाह के लिए। तो आपको 11 तारीख के दिन एक पैगाम देना है मोदी को, नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को, क्या आप देंगे पतंग छाप को वोट? अब के बार 1 लाख पार होगा, अब के बार 1 लाख पार होगा। हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, बैसी की जनता जिंदाबाद।